हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीएड कोर्स में। मैं डॉक्टर नीलिमा आज इस वीडियो में चर्चा करूंगी कोर्स 3 अधिगम एवं शिक्षण लर्निंग एंड टीचिंग के यूनिट 3 के एक टॉपिक मोटिवेशन अभिप्रेरणा या प्रेरणा की। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप बीएड के सिलेबस चाहे वो ईयर वाइज हो या सेमेस्टर वाइज और उसके सिलेबस को हिंदी में समझना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाके देख सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये बीएड कोर्स के जो नोट्स मैं डाल रही हूँ, ऐसे तो ये टॉपिक हर एक यूनिवर्सिटी से मिलते जुलते हैं, किंतु मैं रांची यूनिवर्सिटी के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए ये अभी डाल रही हूँ। अगर आपको और भी किसी टॉपिक पे नोट्स चाहिए तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है प्रेरणा, मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या है? प्रेरणा एक आंतरिक शक्ति है जो व्यक्ति को कोई भी कार्य करने के लिए प्रेरित करती है और इन्हीं प्रेरक शक्तियों द्वारा मानव व्यवहार संचालित होता है। मनुष्य के कार्य एवं व्यवहार को दिशा यही शक्ति प्रदान करती है। अभिप्रेरणा को मानसिक प्रक्रिया कहा गया है जो किसी प्रकार के व्यवहार को प्रेरित करती है। अभिप्रेरणा एक प्रकार की उत्तेजना है, जैसे कि कोई बालक पढ़ता क्यों है, भोजन क्यों करता है आदि। ये बातें या प्रश्न अभिप्रेरणा से संबंधित हैं। अभिप्रेरणा को हम देख नहीं सकते, यह एक अदृश्य शक्ति है, लेकिन हम इसे अनुभव कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी व्यक्ति सुबह उठता है, उसे पानी पीने की जरूरत या प्रेरणा होती है, क्यों? उसे खाना खाने की, भोजन करने की प्रेरणा होती है, क्यों? कोई व्यक्ति पढ़ना लिखना चाहता है, क्यों? उसके अंदर से प्रेरणा होती है कि पढ़ लिख कर वो अपना लाइफ, अपने जीवन को अच्छा बना सकता है। कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को पढ़ाते लिखाते हैं, क्यों? उनके अंदर ये प्रेरणा है कि उनका बच्चा पढ़ लिख के उसके पढ़ेगा लिखेगा तो उसके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होगा, वो अपने जीवन को स्टेबल कर पाएगा, अपने पैरों पर खड़े हो पाएगा। इसी तरह से व्यक्ति कोई भी कार्य करता है तो उसके अंदर एक प्रेरणा उत्पन्न होती है, चाहे वो किसी के बोलने के द्वारा हो या फिर किसी के समझाने के द्वारा हो, किसी को देख के हो या किसी की निंदा की वजह से हो या मान प्रतिष्ठा पाने के लिए हो। लेकिन व्यक्ति के अंदर एक प्रेरणा उत्पन्न होती है, तभी वो कोई कार्य करता है, चाहे वो कार्य छोटा हो या फिर बड़ा हो। तो ये प्रेरणा क्या है? हमारे अंदर हमारी आंतरिक शक्ति है जो हमें कोई भी कार्य करने को प्रेरित करती है। अब हम प्रेरणा के शाब्दिक अर्थ को देखते हैं। अभिप्रेरणा शब्द जो है ये अंग्रेजी के मोटिवेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोटम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है मूव, मोटर और मोशन। तो ये जो अर्थ शब्द है मूव, मोटर और मोशन, इनका अर्थ होता है गति या क्रिया। तो इस प्रकार अभिप्रेरणा के शाब्दिक अर्थ के अनुसार किसी कार्य को करने का बोध होता है। इस अर्थ में इसे उत्तेजना भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अभाव में किसी प्रकार की प्रतिक्रिया संभव नहीं है। उत्तेजना आंतरिक और बाह्य दोनों ही हो सकती है। जैसे यदि किसी व्यक्ति को भूख लगती है तो उसे उत्तेजना प्राप्त होती है और वो क्रियाशील हो जाता है भोजन की प्राप्ति के लिए। फिर उसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति बाहर कहीं जा रहा हो, अगर उसने किसी देखा कि कोई बुजुर्ग व्यक्ति गिर गया तो उस बाह्य वातावरण से उसके अंदर उत्तेजना उत्पन्न होती है और उसे प्रेरणा मिलती है कि उसकी मदद करनी चाहिए और वो मदद के लिए आगे बढ़ता है। तो इस प्रकार से उत्तेजना आंतरिक और बाह्य दोनों हो सकती है, जिससे कि व्यक्ति को कार्य करने की प्रेरणा मिलती है और वो उस कार्य को करता है। अब हम देखते हैं प्रेरणा की कुछ परिभाषाएं। तो गुड ने कहा है कि प्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। अर्थात व्यक्ति को अंदर से जब किसी कार्य के लिए प्रेरणा होती है तो वो कार्य करना आरंभ करता है, उसे जारी रखता है और वर्तमान में उसी प्रकार की प्रेरणा होने पर वह उस कार्य को करता है। जैसे कि यदि व्यक्ति को भूख लगती है, उसके अंदर प्रेरणा उत्पन्न होती है कि उसे भूख लगी है, तो वो भोजन ढूंढता है और जब भोजन वो कर लेता है तो उसे संतुष्टि प्राप्त होती है और उसकी क्रियाशीलता समाप्त हो जाती है। और भविष्य में भी वह उस तरह की प्रेरणा उत्पन्न होने अर्थात भूख लगने पर वो भोजन
के लिए क्रियाशील होता है और उसके प्राप्त होने पर संतुष्ट होता है। तो वही है कि प्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। अगली परिभाषा है मैकडूगल की। मैकडूगल ने कहा कि प्रेरणा मनुष्य के भीतर की शारीरिक और मानसिक अवस्थाएं हैं जो किन्हीं विशेष दशाओं में कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं। तो जैसे कि प्रेरणा को मानसिक क्रिया कहा गया है, तो और इसका संबंध शारीरिक अवस्था से भी है। तो व्यक्ति को जब भूख लगती है तो उसका ये संदेश मस्तिष्क तक जाता है और फिर मस्तिष्क आदेश देता है शरीर को उस आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए, क्रियाशील होने के लिए, और व्यक्ति क्रियाशील हो उठता है और भोजन की प्राप्ति होने तक वो क्रियाशील रहता है, अर्थात वो कार्य करता है भोजन प्राप्त करने के लिए। तो ही प्रेरणा मनुष्य के भीतर की शारीरिक एवं मानसिक अवस्थाएं जो उसे किन्हीं विशेष दशाओं में कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं। अब हम देखते हैं अभिप्रेरणा के प्रकार। तो अभिप्रेरणा के प्रकार के संबंध में कई मनोवैज्ञानिकों ने, शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने विचार दिए हैं। हम उसे सबसे पहले हम देखते हैं मैस्लो के अनुसार अभिप्रेरणा के कौन कौन से प्रकार हैं। तो मैस्लो ने समस्त अभिप्रेरकों को दो भागों में बांटा है, जन्मजात अभिप्रेरक और अर्जित प्रेरक। सबसे पहले देखते हैं जन्मजात अभिप्रेरक। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि जन्मजात अभिप्रेरक वैसे अभिप्रेरक हैं जो कि बालक में जन्म के समय से ही उपस्थित रहते हैं। जैसे कि भोजन, बच्चा जन्म लेता है उस समय से ही उसकी आवश्यकता भोजन की होती है, उसे प्यास लगती है, पानी उसकी आवश्यकता है, वो उसको सांस लेने के लिए शुद्ध वायु की आवश्यकता है, उसे नींद की आवश्यकता है, उसे सुरक्षा की आवश्यकता है आदि, इस जो उसके जीवन के लिए अत्यंत ही आवश्यक होती हैं और ये जन्मजात होती हैं। ये हर एक प्राणी में जन्मजात रूप से उपस्थित रहती हैं। नेक्स्ट है अर्जित प्रेरक। अर्जित, जिन्हें हम बाह्य वातावरण के प्रभाव में आकर हम उससे प्रभावित होते हैं, उन प्रेरणाओं से, उन्हें ही अर्जित प्रेरक कहा गया। जैसे कि प्रारंभ में व्यक्ति के जीवन में जन्मजात अभिप्रेरणाएं ही क्रियाशील रहती हैं। जैसे जब बच्चा होता है तो उसे तो कुछ ज्ञान नहीं होता, उसे केवल खाना चाहिए, पानी चाहिए और उसे सोने को चाहिए और उसे सुरक्षा चाहिए, उसके बॉडी को, उसके शरीर को सुरक्षा चाहिए। लेकिन जैसे जैसे बालक बढ़ता है, उसकी आयु बढ़ती है, उसके आसपास के वातावरण का विस्तार होता जाता है, तो उसमें भी नई नई रुचियां विकसित होती हैं और उसकी नई नई मांगे खड़ी होती हैं। जैसे बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, समझदार होता है, तो वो अपने गार्जियन से फरमाइश करने लगता है कि मुझे ये खिलौना चाहिए, मुझे ये खाना चाहिए, मुझे इस तरह का कपड़ा चाहिए, मुझे गाना सुनना चाहिए, तो मुझे गेम खेलने के लिए मोबाइल चाहिए। तो इस प्रकार से वो बाहर के वातावरण से प्रेरित होकर उसके अंदर प्रेरणा जागृत होती है, उसके अंदर नई नई रुचियाँ जागृत होती है और उसके अनुसार वो क्रियाशील होता है और उसकी मांगे बढ़ती जाती हैं। थॉमसन, जो कि एक मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने भी अभिप्रेरणा के दो प्रकार बताए, प्राकृतिक अभिप्रेरक और कृत्रिम अभिप्रेरक। प्राकृतिक अभिप्रेरक, इन्होंने कहा कि ये प्रकृति प्रदत्त है, ये हमें नेचर से ही प्राप्त हुए हैं और ये बालक में जन्म के समय से ही उपस्थित होते हैं। जैसे अभी हमने जन्मजात अभिप्रेरक के विषय में पढ़ा, सेम वही है। इसमें भी जो भूख, प्यास, नींद आदि जो प्राकृतिक अभिप्रेरक हैं, जो नेचुरल व्यक्ति की प्रेरणाएं हैं, उसकी आवश्यकताएं हैं, उसका संबंध है प्राकृतिक अभिप्रेरक से। नेक्स्ट है कृत्रिम अभिप्रेरक। तो कृत्रिम अभिप्रेरक वे हैं जो वातावरण के प्रभाव में व्यक्ति में उत्पन्न होते हैं, उन्हें कृत्रिम अभिप्रेरक कहते हैं। जैसे कि बालक जैसे जैसे बड़ा हो जाता है तो उसमें भी प्रेम, सहानुभूति, सहयोग, मान, प्रतिष्ठा, सामाजिक पहचान आदि पाने की प्रेरणा उत्पन्न होती है। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अभिप्रेरणा का वर्गीकरण इस प्रकार किया है, आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा का अर्थ व्यक्ति की उन आंतरिक शक्तियों से है जो कि व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती हैं। ये आंतरिक शक्तियाँ इतनी प्रबल होती हैं कि व्यक्ति को कार्य करने के लिए उत्तेजित करती हैं तथा इच्छा पूर्ति की संतुष्टि होने के पश्चात ही समाप्त होती हैं। यहाँ भी वही जो जन्मजात प्रेरक है उसी से ये संबंधित है कि व्यक्ति को ये जो आंतरिक प्रेरणा है, भूख, प्यास, नींद,
इन सब की जब आवश्यकता होती है तो वो उसके लिए क्रियाशील हो जाता है। और जब उसकी ये इच्छा पूर्ति हो जाती है, अर्थात अगर भूखा है तो भोजन मिल गया, प्यासा है तो पानी मिल गया, अगर उसकी नींद की आवश्यकता है, अगर उसने सो लिया तो उसके पश्चात उसे संतुष्टि प्राप्त होती है। फिर नेक्स्ट है बाह्य अभिप्रेरणा। तो सामाजिक वातावरण जैसे कि घर, विद्यालय, समाज में स्पर्धा से, प्रशंसा के द्वारा या निंदा आदि के कारण जो प्रेरणा उत्पन्न होती है उसे ही बाह्य अभिप्रेरणा कहते हैं। और इसके द्वारा व्यक्ति नए नए कार्य को सीखता है, नई नई चीज़ें सीखता है। जैसे कि यदि बालक ने किसी कार्य को किया और अगर उसे प्रशंसा मिल गई तो फिर वो और उस कार्य को और भी अच्छे तरीके से करना या सीखना चाहता है। उसी प्रकार अगर कोई ऐसा कार्य है जिसको करने से बालक को निंदा मिलती है, उसे डांट मिलती है, तो फिर उसे ये प्रेरणा मिलती है कि नहीं, ये कार्य नहीं करना चाहिए, और फिर उस कार्य को छोड़कर अपने कार्य में, अपने व्यवहार में सुधार लाने का प्रयास करता है। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने प्रेरणा के अलग दो प्रकार बताए हैं, सकारात्मक प्रेरणा और नकारात्मक प्रेरणा। मतलब व्यक्ति जो कार्य करता है तो उसमें कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव भी होते हैं। तो ये इसके लिए भी प्रेरणा अंदर से ही प्राप्त होती है कि व्यक्ति पॉजिटिव वर्क करता है, पॉजिटिव कार्य करता है। और कुछ नकारात्मक प्रेरणा, जैसे कि अगर किसी ने मार दिया या डांट दिया तो उसके अंदर ये नकारात्मक प्रेरणा होती है कि मुझे भी उसे बदला लेना और उसकी पिटाई करनी है। या फिर समाज में और भी कई तरह के नेगेटिव कार्य हैं, तो ये सब जो होते हैं ये नकारात्मक प्रेरणा की वजह से ही होते हैं, और ये भी वातावरण से ही प्रभावित होते हैं। तो इसे हम बाह्य प्रेरणा भी कह सकते हैं या फिर अर्जित प्रेरणा भी कह सकते हैं नकारात्मक प्रेरणा को। अब हम देखते हैं अभिप्रेरणा के स्रोत। अर्थात अभिप्रेरणा जो व्यक्ति को होती है तो उसमें क्या क्या एलिमेंट्स है, उसके क्या क्या पक्ष हैं, अभिप्रेरणा कैसे कार्य करता है। तो सबसे पहले इसके स्रोतों में है आवश्यकता, चालक और उद्दीपन। तो इसमें सबसे पहले हम आवश्यकता के विषय में बात करेंगे कि प्रत्येक प्राणी की कुछ मौलिक आवश्यकता होती है, चाहे वो मनुष्य हो या फिर कोई पशु, पक्षी या जानवर। तो इन आवश्यकताओं की पूर्ति होना आवश्यक भी होता है, जैसे कि भोजन, पानी, हवा, नींद, काम आदि। ये आवश्यकताएं पूरी नहीं होती तो प्राणी के शरीर में तनाव या असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। सिंपल सी बात, अगर मान लीजिए आपको पानी ही प्यास लगी है, अगर आपको पानी नहीं मिला तो व्यक्ति का मुंह सूखने लगता है, वो बेचैन होने लगता है, आसपास वो पानी की तलाश करने लगता है। तो ये जो मूलभूत आवश्यकताएं यह हैं, इनमें से अगर किसी एक की भी आवश्यकता पूरी ना हो तो व्यक्ति में असंतुलन उत्पन्न होने लगता है, जिसके फलस्वरूप वह क्रियाशील हो उठता है। जैसे कि भूख लगने पर व्यक्ति क्रियाशील हो जाता है और भोजन पाने का प्रयास करता है, और जैसे ही उसकी आवश्यकता अर्थात भोजन उसे मिल जाती है वह शांत हो जाता है, उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। अगला जो स्रोत है प्रेरणा का वह है चालक। प्राणी की आवश्यकता उससे संबंधित चालकों को जन्म देती है। अर्थात जब प्राणी के अंदर उसकी आवश्यकता उत्पन्न होती है तो व्यक्ति क्रियाशील हो जाता है। चालक जैसे तो ड्राइवर का क्या काम होता है, चलाना गाड़ी। तो वही जो व्यक्ति के अंदर चालक उत्पन्न होता है तो व्यक्ति क्रियाशील हो जाता है, चलने लगता है अपनी उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए। तो चालक जो है शरीर की एक आंतरिक दशा है जो एक विशेष प्रकार के व्यवहार को जन्म देती है। इसमें व्यक्ति की जैसी आवश्यकता होती है उस आवश्यकता को प्राप्त करने के लिए उसका व्यवहार भी विशेष प्रकार का होता है। जैसे भूख लगेगी तो वो भोजन के लिए ही प्रयास करेगा ना, अगर उसे प्यास लगेगी तो वो पानी के लिए ही प्रयास करेगा। अगर वो पढ़ना चाहता है तो वो पढ़ेगा, बैठ के किताब खोजेगा, कॉपी खोजेगा, पेन खोजेगा पढ़ने के लिए। तो उसकी आवश्यकता जिस प्रकार की होती है उसी प्रकार के विशेष प्रकार के व्यवहार का जन्म होता है। जैसे भोजन प्राणी की आवश्यकता है और यह आवश्यकता उसमें भूख चालकता को जन्म देती है, और यह चालकता प्राणी को भोजन की खोज करने के लिए क्रियाशील बनाता है, अर्थात एक विशेष प्रकार के व्यवहार के लिए प्रेरणा प्रदान करता है। वैसे ही अगर प्यास लगेगी तो प्यास जो है पानी उसे पानी की आवश्यकता है, तो पानी जो है वो प्यास की चालकता को जन्म देता है और व्यक्ति पानी प्राप्त करने के लिए वो क्रियाशील हो जाता है। मतलब अंदर से जिस चीज़ की भी आवश्यकता है उसके लिए विशेष प्रकार की प्रेरणा उत्पन्न होती है और उसी से संबंधित कार्य को करने के लिए व्यक्ति
क्रियाशील हो जाता है, उसी से संबंधित उसका व्यवहार होता है। नेक्स्ट है उद्दीपन। प्राणी में जब आवश्यकता उत्पन्न होती है तो उसकी पूर्ति के लिए चालक उत्पन्न होता है, जैसा कि अभी हमने देखा। और जिस वस्तु से यह आवश्यकता पूर्ण होती है उसे ही उद्दीपन कहते हैं। जैसे यदि भूख की आवश्यकता है तो भोजन को हम उद्दीपन कहेंगे। अगर पानी की आवश्यकता है, प्यास लगी है, तो पानी को हम उद्दीपन कहेंगे। तो इस तरह से जिस भी चीज़ से आवश्यकता की पूर्ति होती है उसे ही उद्दीपन कहते हैं। भूख चालक और भोजन से भूख की संतुष्टि होती है, तो यहाँ पे भोजन उद्दीपन है। इस प्रकार अभिप्रेरणा के 3 स्रोत होते हैं या अभिप्रेरणा के 3 पक्ष हैं: आवश्यकता, चालक और उद्दीपन। आवश्यकता, व्यक्ति की जो आवश्यकता होती है वो उसके अंदर उस आवश्यकता को पूर्ण करने की प्रेरणा उत्पन्न होती है, और वो प्रेरणा व्यक्ति को क्रियाशील बनाता है। अर्थात चालक व्यक्ति को चालक जो है वो ड्राइव है, व्यक्ति को क्रियाशील बना देता है। और ये क्रियाशीलता तब तक बनी रहती है जब तक कि उसे उद्दीपन प्राप्त ना हो जाए। अर्थात वो जो पाना चाहता है, जिस भी चीज़ को पाने की प्रेरणा थी उसके अंदर, जैसे कि भूख है आवश्यकता, भोजन की प्राप्ति के लिए क्रियाशील होना चालक है, और भोजन उद्दीपन है। तो ये थे अभिप्रेरणा के स्रोत या 3 पक्ष। आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे अभिप्रेरणा के सिद्धांतों की, और मूल रूप से उसमें मास्लो के अभिप्रेरणा के सिद्धांत की।